सक्सेशन में 2 बार मिले हैं, लेकिन आज जब मैं आपसे मिल रही हूं तो बहुत बहुत बधाई पंजाब की जीत के लिए। आपने क्या कभी अंदाजा किया था कि इस कदर इतनी बड़ी जीत मिलेगी, इतने बड़े मार्जिन से? नहीं, हमें भी उम्मीद नहीं थी। ये ऐसा लगता तो था कि जो बातें हम कर रहे हैं एक आम आदमी की बात है। हम कहते थे भाई हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क देंगे। इनकी कोई आजकल राजनीति में बात करता नहीं है। तो हमें ये उम्मीद तो थी कि लोग हमारे बातों को पसंद कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी भी थी कि दिल्ली में इन लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो ये आशीर्वाद किस वजह से? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आपने बहुत से प्रॉमिसेस किए, फ्रीबीज के वादे किए पंजाब के लोगों से, और कांटों भरा ताज है पंजाब का, क्योंकि तकरीबन 3 लाख करोड़ का डेट है पंजाब के ऊपर। और बस मुख्यमंत्री बनने के बाद मान साहब सीधा प्रधानमंत्री के पास गए 1 लाख करोड़ के पैकेज के लिए। पर जब हमारी पिछली बार बात हुई थी, आपने कहा था कि आपके पास पूरा फाइनेंशियल मॉडल मौजूद है कि आप कहां कहां बचा सकते हैं और पंजाब को ये पैसे इन चीजों के लिए दिलवा सकते हैं। तो क्यों सेंटर की जरूरत है? नहीं, सबसे लेंगे। सेंटर का मतलब कोई सेंटर कोई हमारा ही है, सेंटर भी हमारे ही है, प्रधानमंत्री भी हमारा ही है, केंद्र सरकार का जो पैसा है वो भी हमारा ही है। तो सब जगह से मदद लेंगे, सब जगह से मदद लेके पंजाब का विकास करेंगे। जो आप फ्री भी कह रहे हैं, कल दिल्ली का बजट प्रस्तुत हुआ, मोटे मोटे तौर पे उस बजट को देखा जाए तो वो 2 चीज़ें करता है। आज जो सबसे बड़ी परेशानियां देश के लोगों के सामने, एक रोज़गार और एक महंगाई। तो ये महंगाई जो है, आज दिल्ली में लोगों की बिजली फ्री है, दिल्ली में लोगों को अच्छे स्कूल बन गए, बहुत शानदार सरकारी स्कूल बन गए। तो मान लो आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की 4-5 हज़ार रुपये तो खर्चा आ ही जाता है प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा आता है। इस साल दिल्ली में 4.25 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। इन सबके घर के 10-10 हज़ार रुपये बच गए। सबका हमने दिल्ली में इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज कर दिया और सबका इलाज मुफ्त कर दिया। बड़ी से बड़ी बीमारी भी है, कितना भी दवाइयाँ, टेस्ट, सब वो पैसा बच गया। बिजली का पैसा बच गया, शिक्षा का पैसा बच गया, पानी फ्री किया हुआ पानी का पैसा बच गया, और महिलाओं के लिए जो ट्रैवल है वो फ्री। तो 5 चीज़ें जो की हैं दिल्ली में, इससे लोगों की जिंदगियों में थोड़ी सी सहूलियत आई है। इतनी महंगाई के ज़माने में अगर हमने ये 5 चीज़ें लोगों को फ्री कर दी, इसको फ्री भी नहीं बोलते, इसको एक सेंसिटिव सरकार बोलते हैं, एक सरकार जो लोगों के प्रति सेंसिटिव है। अब पंजाब की आप बात करो, पंजाब में हमारी सरकार बनी 15 दिन भी नहीं हुए अभी सरकार बने हुए। 16 तारीख को शपथ ली थी, आज 25, 26, 27 तारीख है, 10 दिन हुए हैं। 10 दिन में भगवंत मान ने जो जो ऐलान किए हैं और जो जो निर्णय किए हैं, ऐसा माहौल पूरे पंजाब के अंदर अभी बना हुआ है जी, आज तक हमने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी। आज भी कोई पंजाब से आए हुए थे, किसी गांव से लोग आए हुए थे, बता रहे थे जी किसी दफ्तर में आज चले जाओ पंजाब में, कोई रिश्वत नहीं मांग रहा। रिश्वतखोरी खत्म हो गई है पंजाब में। मैं ये नहीं कह रहा कम हो गई है, खत्म हो गई है रिश्वतखोरी पंजाब में। बहुत बड़ी बात है। उसने भी आते ही 25,000 नौकरियों का मान साहब ने ऐलान किया था। हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, ईमानदार हैं और देश के लिए काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप सोशल मीडिया देखते हैं? हाँ जी। ट्विटर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। तो आप अगर कभी भी अपने टाइमलाइन पे चले जाइए तो बीजेपी ने आपके खिलाफ तमाम चार्जेस डाले हैं, चाहे वो नौकरियों के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो जो चीजें आप कह रहे हैं कि बिजली, पानी फ्री, हेल्थ फ्री, हर चीज पर क्रिटिसिज्म है और चार्ज है। नौकरियों के बारे में आपने कहा था 10 या 12 लाख। कल जो बजट के दौरान मनीष सिसोदिया जी ने जो नंबर बोला वो 1,78,000 था। नहीं, उन्होंने भी 12 लाख ही बोला है।
उन्होंने कहा 1,78,000 सरकारी नौकरियां और 10 लाख प्राइवेट नौकरियां, तो दोनों मिला के लगभग 12 लाख हो गया, पौने 12 लाख। पर ये फिगर्स हैं कहाँ? क्योंकि सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के जो मेंबर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 3,246 या कुछ नौकरियां हैं। अब इसमें सच क्या है? बीजेपी को तो छोड़ ही दो, बीजेपी तो विपक्षी पार्टी है, उनका धर्म है, वो तो हमें क्रिटिसाइज करेंगे ही, विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। तो दिल्ली में अगर 70 में से उनको 8 सीट मिली और पंजाब में 117 में से अगर उनको 0 सीट मिली, तो ये मान के चलो कि भाई जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है। बीजेपी विश्वास नहीं करती, वो कोई बात नहीं, ना करे। आपने कहा आप एक सेंसिटिव सरकार चला रहे हैं। आपने जिस कदर असेंबली में एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर फाइल्स के ऊपर, और वो कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो या ना हो, ये आपका अपना अधिकार क्षेत्र है। इस पर शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर आप कोई भी व्यू ले इस पे, लेकिन ऐसा बीजेपी का कहना, ऐसे कई लोगों का कहना है कि जिस तरह से आपने कहा इस मुद्दे के बारे में, वो इनसेंसिटिव था, और आपके पार्टी के जो ट्विटर हैंडल में जिस तरह इसको कहा गया कि ये झूठी कहानी है, उससे लोगों को ठेस पहुंची है, खास करके कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को। लोग कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि उनका पलायन नहीं, ये इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। कश्मीरी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, वो बहुत बड़ी त्रासदी थी, कई लोगों की जानें गईं, कई लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद से आज तक 30 साल हो गए, लगभग 30-32 साल हो गए। इन 30-32 सालों में 5 साल वाजपेयी जी की सरकार रही बीजेपी की, 8 साल अभी केंद्र में पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार है। एक सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस अन्याय को, जो लोग उस अन्याय से पीड़ित हैं, उन लोगों को न्याय दिलवाया जाता। जितने लोग कश्मीर छोड़ने के लिए बाध्य हुए थे उस टाइम, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती, उनको वहाँ पे ज़मीनों का इंतजाम करके या उनके जो भी है उनके उसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाती और उस पॉलिसी के तहत एक अच्छे तरीके से उनको वापस पुनर्वास किया जाता। वो नहीं किया गया। 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वो एक फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कश्मीर से जब पलायन हुआ, दिल्ली में भी आए कुछ लोग, उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। ये आपको तो नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता। हमने कर दिया, हमने उनका काम कर दिया। उन 233 टीचर्स को हमने पक्का किया और और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया। पुराना सारा उनका ड्यूज 1993 से उनको पक्का किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। हमने उनके ऊपर पिक्चर नहीं बनाई, हमने उनके साथ खड़े होके उनके लिए हमने काम किया। यही करने की जरूरत है। मेरी केवल एक ही मांग है कि इतने साल हो गए उनकी त्रासदी को, आओ सारे मिलके, पार्टी लाइन छोड़ के सारे मिलके उनकी मदद करते हैं, उनको वापस अपने अपने घर जाने में मदद करते हैं, उन सब परिवारों का सहारा बनते हैं। उनके ऊपर पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना मुझे तो ठीक नहीं लगता। अगर किसी को ठीक लगता हो तो मैं कह नहीं सकता। केजरीवाल जी, 233 लोगों की आपने बात कही, 7 लाख लोगों का पलायन हुआ था, तो 233 को आपने नौकरी दी, पक्का किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो जिस तरह से शायद आप हंसे, आपके पीछे के लोग हंसे, उसके मीम्स चल रहे हैं। वो तो बीजेपी कर रही है। हम कश्मीरी पंडितों पे थोड़ी हंसे, हम बीजेपी पे हंस रहे थे कि 8 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी अब अगर किसी पिक्चर के पोस्टर लगाती घूम रही है और पिक्चर का प्रमोशन कर रही है, ये इट्स वेरी इनसेंसिटिव। वो इनसेंसिटिव नहीं है,
इट्स वेरी इनसेंसिटिव। 8 साल के बाद मतलब चलो भूल जाओ पुराना जो हुआ, आज से क्या हम सब लोग मिलकर एक संकल्प ले सकते हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे? हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पे काम करने को तैयार हैं। क्या हम सारे मिलकर संकल्प ले सकते हैं? इस पे राजनीति करना बंद कर दिया जाए, अब कोई राजनीति ना करे। मैं सिर्फ इसलिए ये मुद्दा उठा रही हूं क्योंकि आप टैक्स फ्री करें या ना करें या आपके अधिकार क्षेत्र में, लेकिन लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपने सांड की आंख टैक्स फ्री कर दी, आपने नील बटे सन्नाटा टैक्स फ्री कर दी, आपने बीजेपी के लिए कश्मीर फाइल्स इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेरे लिए कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट है। ये क्या कंपैरिजंस हैं जो बीजेपी कर रही है? मीम्स बना रही है, वीडियो बना रही है, यही तो राजनीति है। किसी की त्रासदी के ऊपर अगर आप इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, आप उनकी फिल्म बना के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसके से सहमत नहीं हूँ। आज आपने 233 के मेरे हाथ में उतना ही था। आज अगर मैं केंद्र सरकार में होता, मैं पिक्चर नहीं बनाता उनके ऊपर, उन सबका हाथ पकड़ के उनको कश्मीर ले जाके वहीं बसाता जहां से उनको विस्थापित किया गया था। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देता कि देश आपके साथ खड़ा है। आप पूछ लो कश्मीरी पंडितों से, उनको पिक्चर चाहिए कि रिहैबिलिटेशन चाहिए? केजरीवाल जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर में अनुपम खेर जी, जिन्होंने एक लीड रोल प्ले किया है इस फिल्म में, वो आपके साथ और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े थे। मैंने उनसे भी इंटरव्यू किया 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि आपके टैक्स फ्री या करने या ना करने से उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पर हर्ट हुए जिस तरह से इस इशू को हैंडल किया गया। आपको लगता है आज आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहना। मेरी सहानुभूति उन लोगों से है जो लोग विस्थापित हुए थे और जिनको 30-32 साल के बाद भी न्याय नहीं मिला। 30-32 साल के बाद उनको एक पिक्चर मिली, ये गलत है। मेरा आज फिर से, अभी तक इस पे राजनीति हुई, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि राजनीति बंद करो। आइए सब लोग मिलके, सभी पार्टियां मिलके, सभी सरकारें मिलके उनका रिहैबिलिटेशन करते हैं। अनुपम खेर के लिए कोई नहीं, मैं किसी के लिए क्यों कुछ बोलूं? वो एक एक्टर हैं, उनका काम अपना है, वो अपने हिसाब से वो फिल्म बना रहे हैं। उनका फिल्म बनाना गलत नहीं है, वो एक्टर हैं। जिस तरह से बीजेपी उसको प्रमोट कर रही है वो ये गलत है। आपने 8 साल में किया क्या उनके लिए? अब आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे हो, जिस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जिस तरह से मीम्स बना रहे हो, ये क्या है? क्या कश्मीरी पंडितों को ये चाहिए या न्याय चाहिए? उनको न्याय चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय इसी तरह से मिलेगा, सब लोग मिलकर उनको रिहैबिलिटेशन करते हैं, उनका पुनर्वास करते हैं। आपको सब लोग मिलकर करते हैं। गुनहगारों को सजा होनी चाहिए क्योंकि कुछ खास इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, होनी चाहिए, कमीशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पे लीड ले, सारी सरकारें इसमें साथ देंगी। मुझे तो लगता है सभी साथ देंगे, हम तो देंगे कम से कम। कश्मीर पर इसमें सब कुछ ये बंद होनी चाहिए, गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। आप बहुत पहले के दौर में 2015 से 2016-17 तक फिल्में देखने जाया करते थे, आजकल समय मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत ज्यादा बिजी हो गए। तो अभी तो 2 राज्य हैं आपके पास, बिल्कुल कांग्रेस की तरह। उनके पास भी 2 राज्य हैं, आपके पास भी 2 राज्य हैं। जब ये बढ़ेगा तो समय और कम हो जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर जरूर बढ़ना चाहिए। नहीं, घी शक्कर की गुंजाइश नहीं है। आजकल कहते हैं नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन प्लान क्या है आपका? नाविका जी, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, इनकम टैक्स में नौकरी करता था। दिल में जज्बा था कि कुछ करना है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी, दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के लिए लड़े, अन्ना आंदोलन हुआ। किसी ने सोचा था यार कि एक पार्टी बनाएंगे, फिर जो भी सर्कमस्टांसेस हुए एक पार्टी बनी। दिल्ली के अंदर हमने राजनीति नहीं की है, हमारी सरकार 7 साल से है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने रूटीन में सरकार नहीं चलाई। आज दिल्ली के अंदर जो काम हो रहे हैं वो पूरे देश को एक उम्मीद दे रहे हैं
स्कूल अच्छे हो रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, सड़कें अच्छी बन रही है, बिजली ठीक हो गई है, पानी ठीक हो गई है, महिलाएं खुश हैं, लोग खुश हैं। अब पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया है। जहाँ जहाँ लोग मौका देंगे हम काम करेंगे। मुझे अब ये लगता है कि हमें जानबूझ के 70-75 साल तक इस देश को पिछड़ा रखा गया, जानबूझ के इस देश को गरीब रखा गया, अनपढ़ रखा गया। ये ठीक हो सकता है? किसने रखा? सारी पार्टियों ने रखा। इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार। अगर 10 दिन के अंदर भगवंत मान पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, 49 दिन की सरकार में अगर दिल्ली में मैं भ्रष्टाचार खत्म कर सकता हूं, देश से 70 साल में भ्रष्टाचार 10 दिन बहुत कम नहीं है आकलन लगाने के लिए। आ रहा हूं मैं, इसीलिए 10 दिन के अंदर इतना होता है तो अभी तो 5 साल इंतजार कीजिए, कितना अच्छा काम होगा। 70 साल के अंदर ये पार्टियां भी तो कर सकती थी, क्यों नहीं किया? नीयत की बात है। नीचे से जो पैसा चलता है वो ऊपर तक जाता है, महीना, हफ्ता, डेली की कलेक्शन। हम वो पैसा लेते नहीं है, हमारी नीयत साफ है। तो अभी मेरे को कल पता चला कि पंजाब में कई सारे तहसीलदार जो हैं उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा भी भाई अब ऊपर देना बंद, अब ऊपर देने की जरूरत नहीं है, और हम भी हमारा भी लेना बंद, कोई नहीं लेगा अब। बड़ी बात है, ये बड़ा बदलाव, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जनता महसूस कर रही है। आपकी आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की सरकार है, लेकिन 92 सीट जो आपकी आई हैं उसमें 63 ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हैं। तो ये कैसे आम आदमी है? करोड़पति आम आदमी नहीं हो सकता। 92 में से 63 तो करोड़पति हैं, ईमानदारी से कमाया, गलत पैसा नहीं कमाया, ईमानदारी से जो पैसा कमाता है। तो आजकल करोड़पति भी आम आदमी है। मैंने तो मेरा पहला भाषण उठा के देखो, सबसे पहला भाषण जो मैंने असेंबली में दिया था जब हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी, उस टाइम मैंने कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी क्या है? आम आदमी वो है जो इस देश के अंदर ईमानदारी से पैसा कमाता है और देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं करता और चाहता है कि ये देश प्रगति करे, वो आम आदमी है। उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने दिल्ली में फैसले लिए, दिल्ली पूरा राज्य नहीं है, और आपने कई बार जो शॉर्टफॉल्स हुई हैं उसके लिए केंद्र को दोषी ठहराया है। क्या पंजाब में आपको ये लीवे मिलेगा? क्योंकि पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के पास जो जीएसटी रेवेन्यू है वो शॉर्ट ऑफ टारगेट आता है, पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, और आपसे अच्छा, क्योंकि आप इनकम टैक्स में रह चुके हैं, आपसे अच्छा नंबर्स कोई नहीं समझता। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और ये हमने चुनाव से पहले भी बात की थी, आपने कहा था कि कई जगह से पैसे रिलीज होंगे, और आपने 54,000 करोड़ की बचत की भी बात की थी कि कहां कहां से ये निकल सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इनिशियली जब तक ये पैकेज सेंटर से आता है या नहीं आता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पंजाब में सबसे पहले क्या काम होने चाहिए? पंजाब की टीम तय करेगी, और पंजाब की टीम काम कर रही है उस पर, और अच्छा काम कर रही है। कितना समय दिया आपने? कोई समय की जरूरत ही नहीं है। आप देखना बहुत जल्दी डिसीशंस होंगे, बहुत जल्दी, आपकी कल्पना से ज्यादा जल्दी डिसीशंस होंगे। ऑलरेडी पिछले 10 दिनों के अंदर इतने सारे निर्णय हो गए। 10 दिन में, आज एक अखबार में छपा था, 10 दिन में भगवंत मान के 10 डिसीशंस। आने वाले समय के अंदर केंद्र से मदद मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी मिलेगी तो हम पंजाब, दिल्ली को कोई मदद नहीं मिलती केंद्र से, लेकिन दिल्ली को हम सेल्फ सस्टेनिंग कर रहे हैं। पहले दिल्ली में भी खूब घाटा होता था, दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार भी घाटे में चलती थी, बहुत ज़्यादा लोन था, सब ठीक कर दिया, अब फायदे में चलती है। पंजाब को भी ठीक करेंगे, पंजाब के लोगों के साथ मिलकर करेंगे। एक बड़ी बात पिछले 10 दिन में ये हुई है दैट देयर इज बहुत जबरदस्त पंजाब, जो कि उम्मीद खो चुका था, चारों तरफ माहौल में डिप्रेशन था। आप अगर पिछले साल पंजाब चले जाते, इतना डिप्रेशन था, अकाली दल, कांग्रेस, सबको ले। आज इतनी पॉजिटिव एनर्जी है पंजाब के अंदर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जनता साथ आना चाहती है, जनता पंजाब को आगे ले जाना चाहती है, पंजाब के जितने एनआरआईज हैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सारा पंजाब मिलके आज आगे बढ़ना चाहता है। ये बड़ी बात है, किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार, अब पंजाब की सरकार इस सारी पॉजिटिव एनर्जी को लेके आगे बढ़ेगी,
मैं तो पंजाब की बेटी हूं, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि पंजाब इतना नीचे आया कैसे? क्योंकि 20-25 साल पहले पंजाब सबसे अमीर, नंबर 1 स्टेट था। आज जो हाल है वो आपने भी देखा होगा फाइनेंसेस का। ये बात सही है कि लोग अब चेंज को देख रहे हैं और बहुत उम्मीद है लोगों में, लेकिन क्या आपको ऐसा लगा था चुनाव के दौरान कि कहीं ना कहीं इस तरह से माहौल था जहां एक्सट्रीमिस्ट पंजाब के अंदर हैं, बॉर्डर स्टेट है, सिख फॉर जस्टिस का बड़ा वहां पर इशू बना, कुमार विश्वास के स्टेटमेंट का कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था, वो स्टेटमेंट आपको याद है। आपको लगा था कि इन सब चीजों का असर हो सकता है चुनाव पे, या ये सिर्फ चुनाव पर असर डालने के लिए ही की गई थी? पंजाब की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें सब देख लिया कि सच कहाँ खड़ा है और कि किस तरह से एक अच्छी नीयत वाले ईमानदार लोगों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो पंजाब की जनता ने अच्छा निर्णय दिया है। और आप ये देखिए, अभी भगवंत मान जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। आपने फाइनेंशियल पैकेज की तो बात की, लेकिन वो तो छोटी बात थी। बड़ी बात जो उनकी मीटिंग में हुई, भगवंत मान जी ने प्रधानमंत्री को पहली बात ये कही कि सर, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में पंजाब की सुरक्षा और देश की सुरक्षा सबसे अहम है। मैं आज पंजाब सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये एश्योरेंस देने आया हूँ कि हम पूरी तरह से पंजाब की बॉर्डर सुरक्षा के लिए आपके साथ हैं। इस पे हम किसी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी जब पंजाब गए थे और उनकी सुरक्षा को लेकर जो राजनीति हुई थी, हम उसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ, आपको जब जब हमारी मदद चाहिए हम आपके साथ हैं और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार बॉर्डर की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो एक पॉजिटिव तरीके से शुरू किया है, पूरा स्टेट मिला है। दिल्ली में जब आधा स्टेट था, हमारे पास पावर नहीं थी, तब इतने काम कर दिए। पंजाब में तो और बहुत काम हो सकते हैं। आपको लगता है एक्सट्रीमिज्म का कुछ डर या थ्रेट है पंजाब में? पंजाब ने वो दौर देखा है जब एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा था और वो एक लोगों के मन में डर है कि वो वापस नहीं आना चाहिए। सो इधर उधर कभी कभी कुछ एलिमेंट्स हैं जो अपनी वो उठाते हैं, तो उसको सबको डील किया जाएगा, कानूनी तरीके से उनको डील किया जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में पंजाब की सुरक्षा, पंजाब की शांति को भंग नहीं होने दिया जाएगा। सो यू थिंक कि है प्रॉब्लम कहीं कहीं है? देखिए, अगर आपकी सरकार ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो किसी भी एरिया के अंदर, देश के किसी भी एरिया के अंदर गलत ताकतें तो होती हैं, वो अपना गर्दन सर उठाने लग जाती हैं। पर अब पंजाब में अच्छी सरकार है, ईमानदार सरकार है, सख्त सरकार है, तो उसको कंट्रोल करेंगे अगर कुछ भी होता है तो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाल के दौर में आप लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एमसीडी बिल पर बहुत गुस्सा आया हुआ और आपने एक चैलेंज भी किया था कि ये बीजेपी ने जो बिल शामिल किया है इस वक्त पार्लियामेंट में, ये सिर्फ इस वजह से किया है कि चुनाव, एमसीडी के चुनाव जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस फैसले के इतने खिलाफ क्यों हैं? बिल छोटी चीज़ है, बिल आते रहते हैं जाते रहते हैं। सरकारें छोटी चीज़ है, पार्टियां छोटी चीज़ें, इंडिविजुअल्स छोटी चीज़ है। देश बड़ा है। देश के संविधान के साथ, देश के जनतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी, जनतंत्र। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा लगा के देश को आज़ाद कराया, एक संविधान लिखा, संविधान में लिखा एक जनतंत्र होगा, जनतंत्र में जनता सरकार चुनेगी, जनता की जो सरकार होगी वो जनता वोट डालेगी और फिर सरकार बने। 5 साल के बाद अभी चुनाव होने थे दिल्ली में एमसीडी के। बीजेपी के हिसाब से भी अब उनके सर्वे में कंप्लीट वाइप आउट हो रही थी बीजेपी, सबको पता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बीजेपी ने तय किया कि चुनाव ही नहीं कराएंगे, उसके लिए बिल लाया गया। ये गलत है,
अगर आपने बिल लाना था, तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना था, अगर साल भर पहले कर लेते, 2 साल पहले कर लेते। चुनाव के पहले 9 मार्च को शाम को 5 बजे इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली के चुनाव की डेट्स अनाउंस करने वाले थे। उसके 1 घंटा पहले 4 बजे प्रधानमंत्री दफ्तर से एक चिट्ठी जाती है उनको कि चुनाव मत कराओ, हम तीनों एमसीडी एक साथ कर रहे हैं। आपके पास चिट्ठी है? नहीं, वो तो मीडिया में सारे आया था, सारे मीडिया में था कि 1 घंटा पहले 4 बजे चिट्ठी है। सारे पत्रकार 5 बजे पहुंचे ना वहाँ पे। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बोला कि भाई अभी 4 बजे मेरे पास चिट्ठी आई है, वो कह रहे हैं कि चुनाव मत कराओ, हम तो मैं चुनाव नहीं करा रहा। ये गलत है। चुनाव अगर आप नहीं करा रहे, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, कल केजरीवाल नहीं होगा। मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, कल मोदी जी नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी हार हमारी जीत छोटी चीज़ है। बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश के संस्थानों के साथ और देश के प्रोसीजर्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। चुनाव कराओ ना। अच्छा, इस बिल में क्या लिखा है? इस बिल में एक ही चीज लिखी है बस, मोटे मोटे तौर पे, अभी 272 वार्ड है, उनको घटा के 250 कर दिया जाएगा। बस उसे क्या फायदा होगा जी? 272 वार्ड को घटा के 250 कर दिया जाएगा। इसका एक ही वो है कि 272 को घटा के 250 करोगे तो डिलिमिटेशन करनी पड़ेगी। डिलिमिटेशन में 1 साल लगेगा, तो चुनाव 1 साल टल गए। इस पूरे बिल का एक ही मकसद है, चुनाव टालना। तो आपको लगता है कि जो एमसीडी के 3 भाग हुए थे, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में प्रॉब्लम है रेवेन्यू की, और अगर सबको जोड़ा जाए तो शायद फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होगी। कर लो, 272 के 272 वार्ड रखते, बिल पास कर देते, भाई तीनों इकट्ठे हो गए और चुनाव अगले महीने उन 272 वार्ड में करा लेते। उससे आपको परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। इशू ये थोड़ी था अगर इनको यूनिफिकेशन करना था तो पिछले साल कर लेते, चुनाव होने के बाद कर लेते। जब हमारा बन जाता या किसी का भी बन जाता, जो भी जीतता, तीनों एमसीडी एक साथ करने थे। पहले तीनों एमसीडी में एक साथ तो 272 वार्ड होते थे, अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए। पहले सारे 272 काउंसलर एक असेंबली में बैठते थे, अब वो 3 असेंबली में बैठने लग गए। आप इनको तीनों को एक साथ करना चाहते हो, कर लो तीनों को एक साथ। चुनाव का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। इशू ये था कि वो उनको डिलिमिटेशन का बहाना बना के चुनाव टालने थे। आप ये इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं? लॉजिकल है, आईआईटी लॉजिक। आपका भी लॉजिक है, आप भी समझ रही हैं। तो आपको लगता है कि आप एक चुनाव जीत गए पंजाब का, तो उससे बीजेपी इतनी घबरा गई कि अब इस तरह के पैंतरे इस्तेमाल कर रही है? नहीं, मेरे से क्यों घबरा गई यार, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। बीजेपी मेरे से कहाँ घबराएगी? बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मेरे से क्यों घबराएगी? पर दिल्ली के अंदर 15 साल में उन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया बीजेपी ने, जितना बेड़ा गर्क कर दिया एमसीडी का, पहाड़ बन गए कूड़े के। दिल्ली के अंदर 3 बड़े बड़े पहाड़ हैं, सड़कों पे जाओ गंदगी गंदगी है चारों तरफ। दुख होता है मुझे। जनता उसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहती थी इन चुनाव में, तो बीजेपी मेरे से नहीं डरती, बीजेपी जनता से डरती है। पर यह भी तो है कि आप के बीच में और सेंटर के बीच में इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सहयोग नहीं हो पा रहा। कैसे बताओ, कैसे करूं? उन्होंने मेरा डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन बंद कर दिया। उन्होंने हमारे स्कूल बनाते हैं, स्कूल में तंग करते हैं। हम अस्पताल बनाते हैं, टीचर्स नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि टीचर्स की भर्ती नहीं है, और आप हमने गेस्ट टीचर्स लगाए। गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का असेंबली में बिल पास किया, उन्होंने वो बिल रोक दिया क्योंकि हमारी सारी चीजें सेंटर में जाती हैं। आप ये बता दो कि हम क्या करें उनको खुश करने के लिए, उनको वो करने के लिए हम क्या करें? बताओ। दिल्ली के लिए मैं किसी के भी पैरों में पड़ने को तैयार हूँ। मुझे तो ये लगता है कि डायलॉग हमेशा यही कहा जाता है। कैसे डायलॉग करें, किससे करें? आपके टीवी चैनल पे डायलॉग करने को तैयार हैं, आ जाओ। आप कह रहे हैं कि आप अपॉइंटमेंट मांगते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, काम नहीं होते। कौन नहीं करता आपके काम? भाई जो भी हमारे मुद्दे अटके पड़े हैं वहाँ पे, जो भी होते हैं वो काम नहीं होते, आगे बढ़ती नहीं। एनीवे, उसको छोड़ो, वो कर लेंगे। सारी मुसीबतों के बावजूद, सारी अड़चनों के बावजूद आज दिल्ली में इतना शानदार काम हुआ है, उसको देख के पंजाब के लोगों ने वोट दिया और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी गुजरात से बहुत लोग आए हुए थे मेरे पास, वो लोग बता रहे थे कि वो स्कूल देख के आए आज दिल्ली के। वो कह रहे थे जी इतने शानदार सरकारी स्कूल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। मैं आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ, आपने
आपने जरूर कहा कि दिल्ली में बहुत काम हुआ है और द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। आप इलेक्शन जीत रहे हैं और इतने भारी मार्जिन जीत रहे हैं तो इस बात को कोई कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक क्रिटिसिज्म उठता है कि ये जो शराब के ठेके कह दीजिए या शॉप्स कह दीजिए, ये बहुत न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत बहुत सारी ऐसी खुल गई हैं कि हर गली हर नुक्कड़ पर वाइन बियर शॉप नजर आ रही है। कितनी है? आप तो पत्रकार हैं, आपने तो ढूंढा होगा। कई हजारों हैं। पहले दिल्ली में 850 थी टोटल पूरी दिल्ली में, अब 550 है। 550 तो नहीं लगती, 550 है बिकॉज हर जगह हर लोकेलिटी में अब नजर आती है। उसका एक कारण ये है, मैं बता देता हूँ। पहले दिल्ली के अंदर बहुत सारे, पहले क्या था कि एक ही गली में 3 शॉप थे और बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे एक भी शॉप नहीं थी, वहाँ पे इलीगल दारू बिकती थी। हमने इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, बस इतना किया है। हमने कहा कि कोई भी ड्राई एरिया नहीं होगा जहाँ पे इलीगल दारू, भगवान ने बचा लिया कि इलिसिट दारू नहीं थी, नकली दारू नहीं बिकी अभी तक। इलीगल थी, मतलब टैक्स की चोरी होती थी, वो इलीगल दारू बिकती थी बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर। हमने उसको यूनिफॉर्म कर दिया। टोटल दारू की दुकानें इस नई एक्साइज पॉलिसी के बाद कम हुई हैं, बढ़ी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने अभी हाल ही के चुनाव में उत्तराखंड में भी चुनाव लड़े, गोवा में भी लड़े और उत्तर प्रदेश में भी लड़े। उत्तराखंड में कोटियाल जी आपके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट थे, चुनाव हारे ही नहीं, नंबर 3 पर थे। गोवा में आपने 2 सीटें जरूर जीती, तृणमूल के खिलाफ आप लड़े, लेकिन बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिला वहां पर भी और आपके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट वहां पर भी चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई 403 में से, 0.38% आपका वोट शेयर था। कई जगह पे जमानत भी जब्त हो गई। मैं पूछना चाहती हूं कि जब आप पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आपको लगता है कि आप जिस तरह से पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव बन गए हैं, उस तरह से बाकी राज्यों में इतना शायद आसान ना हो? मेरे लिए सत्ता पाना, येन केन प्रकारेन सत्ता हथियाना, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा, मेरे लिए देश इम्पोर्टेंट है। मामूली सा आदमी था मैं, पार्टी बनी, हमें जनता ने मौका दिया, हमने काम करना शुरू किया। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी नतीजे आ जाएंगे। 10 साल के अंदर, 10 साल हुए हैं पार्टी को बने हुए, 2012 में बनी थी। 10 साल के अंदर 2 राज्य के लोगों ने, दिल्ली ने और पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया। हमने वहाँ काम करना शुरू किया है। जहाँ जहाँ लोग हमें मौका देंगे हम काम करेंगे, जहाँ लोग मौका नहीं देंगे ना सही। नहीं, आपके कहते हैं, वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू टू से दैट, लेकिन हर अब तो आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक रिकग्नाइज्ड पार्टी हैं, आपका एक सिंबल है, आप चुनाव में भागीदार हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इट इज लेजिटिमेट, इसको इलेजिटिमेट कोई नहीं समझता कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करना चाहता है, क्योंकि आप अपना काम तभी दिखा पाएंगे जब आप चुनाव जीतेंगे। तो मैं ये एक्सपेंशन ऑफ फुटप्रिंट के लिए आप क्या समझते हैं कि आपने ऑलरेडी कैप्चर करी है वो पोजीशन जहां कांग्रेस एक बीजेपी की ऑल्टरनेटिव थी, अब शायद वो खड़ी नहीं हो पा रही है। अब लोग देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वो जगह ले सकती है। मैं यहाँ ना तो कांग्रेस को हराने आया हूँ, ना मैं यहाँ बीजेपी को हराने आया हूँ। मेरे सामने केवल और केवल देश है और उसी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। जहाँ या तो ये पार्टियाँ कर लें काम, जहाँ जहाँ ये पार्टियाँ करेंगी अच्छी बात है, भ्रष्टाचार खत्म करें, ईमानदार सरकार चलाएं जैसे हम लोग चला रहे हैं, स्कूल अच्छे करें, अस्पताल अच्छे करें, देश को आगे लेके जाएं। और या फिर हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ जनता मौका देगी फिर हम अपना काम करेंगे। तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश, जहाँ से लोग कहते हैं कि अगर दिल्ली जाना हो तो उत्तर प्रदेश से सड़क निकलती है? हम तो दिल्ली में ही हैं। सॉरी, दिल्ली मतलब लोकसभा किस लिए जाना है? पर आप चुनाव लड़े थे, लड़ेंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ वाराणसी से आप जरूर लड़ेंगे। मैंने बार बार ये कहा, जैसा मैंने अभी कहा, मैं सबको ये कहता हूँ कि तुम लोग भी ईमानदारी से सरकार चलाओ, तुम लोग भी स्कूल अच्छे करो, अस्पताल अच्छे करो। 75 साल खराब कर दिए हम लोगों ने। अब समय 75 साल किसी भी देश के इतिहास में बहुत लंबा समय होता है। 75 साल खराब हो गए, अब सुधर जाओ।
अगर नहीं सुधरेंगे, बाकी पार्टियां नहीं सुधरेंगी, हम कोशिश करेंगे। और कोशिश करने, आज़ादी को भी तो 100 साल लगे थे, 100 साल के बाद आज़ादी मिली थी। हम कोशिश करते रहेंगे, कोशिश जारी रहेगी। कोशिश जारी रहेगी। इस वक्त शायद नोटा उत्तर प्रदेश में आपसे ऊपर है। सो बेट, इट डजंट डोंट यू। इस कोशिश जारी रहनी चाहिए। तो गुजरात पर नजर है? किसी पे नजर नहीं है। हर जगह जाएंगे, हर जगह लोगों से बात करेंगे। मेरा देश है, मेरा देश है। अगले हफ्ते मैं गुजरात भी जाऊंगा, मैं कर्नाटक भी जाऊंगा, मैं केरल भी जाऊंगा, मैं तमिलनाडु भी जाऊंगा, आंध्र भी जाऊंगा, उड़ीसा भी जाऊंगा, वेस्ट बंगाल भी जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट भी जाऊंगा, बिहार भी जाऊंगा, उत्तर प्रदेश। मेरा देश है यार। अगर मेरे देश के किसी भी कोने के अंदर गलत काम होगा, मैं जाके बात करूंगा वहां पे। क्यों नहीं करूंगा? हमारा देश है यार। आपका देश है, मेरा देश है। आपको लगता है विपक्ष को 2024 के लिए यूनाइट होना पड़ेगा बीजेपी को चैलेंज करने के लिए? बीजेपी को चैलेंज करना, बीजेपी को हराना, कांग्रेस को हराना, ये मेरे एजेंडा में नहीं है। मेरा एजेंडा है इस देश के 130 करोड़ लोगों का कोलिशन बनाना। इस कोलिशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है इस देश के लोगों का कोलिशन बनना चाहिए। इस देश के लोगों को, सबको जोड़ के, सभी डॉक्टर, सभी इंजीनियर, सभी किसान, सभी मजदूर, उनको सबको जोड़ के राष्ट्र निर्माण के लिए लगाया जाए। मैं समझता हूं हमारा देश बहुत बड़ी प्रगति कर सकता है। उस कोलिशन की तरफ मैं काम करूंगा, देश के लोगों को जोड़ूंगा मैं। ममता बनर्जी बंगाल से निकली और गोवा गई चुनाव लड़ने, और लोगों का ये कहना है कि शायद नेशनल एम्बिशंस हैं और एक और स्टेट में, यानी कि आउटसाइड बंगाल, उनको प्रूव करना था। आपको लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को ये कम करता है? मुझे ये सब जोड़ तोड़ समझ नहीं आता, आप जो बातें करते हो। चलिए मैं दूसरी तरीके से पूछती हूँ। इस वक्त कांग्रेस की, मतलब पूछोगे यही, दूसरी तरीके से पूछोगे? पूछूंगी। हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स है। नहीं जरूर। आप लेजिटिमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। दो स्टेट्स, The only other opposition which has 2 states is the कांग्रेस पार्टी, जो इस वक्त राजस्थान में है, जहां आए दिन आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं। और इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है दौसा में जो हुआ, लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, मैं इसलिए मैंने ये कहा कि देखो, इस वक्त देश के लोगों के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार और महंगाई। अभी पिछले 1 घंटे के इंटरव्यू में हमने उस पर बिल्कुल बात नहीं की। मैंने आपसे लोगों, सुनो तो आप 10 लाख 20 लाख कहते हैं, कोई मान नहीं रहा वो नंबर। सुनो तो सही। इस देश के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है केजरीवाल कहां से चुनाव लड़ेगा। इस देश के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है ममता बनर्जी कहां से लड़ेगी। लोगों के घर के खर्चे नहीं चल रहे, इतनी महंगाई हो गई है, नौकरियां चली गई है, कोविड की वजह से लोग परेशान हैं। कल जो बजट पेश किया उसमें स्कीम वाइज बताया है, मतलब 20 लाख नौकरियां कहां से आएंगी। और एक पिछले 6 महीने, हाँ मैं आ रहा हूं उस पे, पिछले 6 महीने में मनीष सिसोदिया जी ने और पूरी टीम ने ग्राउंड पे जाके मार्केट एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशंस के साथ बैठ के बात की है कि भाई तुम्हारे बाजार में क्या क्या करने की जरूरत है, कैसे नई दुकानें खुल सकती हैं, कैसे नए रोजगार मिल सकते हैं। उसमें 5 बाजार आइडेंटिफाई किए गए, इन बाजारों को रिनोवेट किया जाएगा, उससे इतने 1000 नौकरियां निकलेंगी, रोजगार निकलेंगे। गांधीनगर हमारा कपड़ों का मार्केट है, इसको रिनोवेट करेंगे, यहाँ से हमें इतने 1000 नौकरियां निकलेंगी। दिल्ली में फूड ट्रक्स की एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जैसे वो ट्रक खड़े होते हैं ना, उससे इतने 1000 नौकरियां निकलेंगी। कम्युनिटी किचन बनाए जाएंगे, उससे इतने 1000 नौकरियां। नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जाएगी, उससे इतनी नौकरियां निकलेंगी। डेली फूड फेस्टिवल चालू किया, डेली फेस्टिवल बनाया जाएगा 4 से 5 हफ्ते का, उससे इतना शानदार बजट है। उसी बजट में एक है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन का जो रेड लाइट पे अगर आप गाड़ी रोको तो एक बच्चे आते हैं और बच्चे आपकी नॉक करते हैं, आप खिड़की बेचते हैं, कभी डस्टर बेचते हैं, आप खिड़की नीचे करते हो तो कोई पेन बेचता है, कोई खिलौना बेचता है, या वैसे ही पैसे मांग लेते हैं कि आज कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो, कुछ तो खरीद लो। आप दया करके 2 चीज खरीद लेते हो उससे। उन बच्चों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो भी तो हमारे देश के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं वो भी। उनको अभी तक जो भी एफर्ट्स किए गए वो बड़े इनसेंसिटिव थे, इनह्यूमन थे। उनको बच्चों की जेल में डाल दिया जाता है जब भी पकड़ के। कई सरकारें आई, उन्होंने बेगिंग को इलीगल कर दिया, बेगिंग को इलीगल करके पुलिस वाले उनको उठा के जेल में डाल देते हैं बच्चों को।
हम उन बच्चों के लिए इस बार 10 करोड़ रुपए का एक बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, हॉस्टल होगा, रेजिडेंशियल स्कूल होगा, वहाँ इन बच्चों को लाया जाए। वहाँ सारी शानदार फैसिलिटीज़ होंगी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ होंगी, जो अच्छे खासे बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के बोर्डिंग स्कूल्स में होती हैं। उन बच्चों को लगना चाहिए कि हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है, और वहाँ पे उन बच्चों को इमोशनल साइकोलॉजिकल पहले वो दी जाएगी ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, और फिर बच्चों को शिक्षा। आपने देखा है वो कई उस पे स्ट्रीट लाइट्स पे वो बच्चे जिम्नास्टिक वो करते हैं, बिल्कुल। ये ओलंपिक में क्यों नहीं जा सकते? इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी है इन लोगों की, तो आप ट्रेन करें। कभी सोचा आपने कि वो मतलब उस तरह की फ्लेक्सिबल बॉडी तो मैंने देखी ही नहीं है। वो हाथ मुड़ जाता है उसका। ये इन बच्चों में कितनी पोटेंशियल है। इन सारे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे देश के लिए। ये है राष्ट्र निर्माण का काम। जब मैं कहता हूँ 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, उसमें हर तबके के लोग जुड़ेंगे। काम करना हो तो बहुत काम है करने बिल्कुल, मिलके करेंगे सब लोग। मिलकर होता है राजनीति? होता है। और हमने किया ना दिल्ली में जो स्कूल ठीक, मिलकर स्कूल में ठीक, आपकी बात मानते ही नहीं। फिर भी मनवाई, रो के मनवाई, धो के मनवाई, पैर पकड़ के मनवाई, थोड़े बहुत धरने भी करने पड़े, मनवाई बात। आप धरने फिर कर सकते अगर दिल्ली के लोगों के लिए जरूरत पड़ेगी जरूर करेंगे। पहले करते थे, आजकल हाल ही में तो कुछ नहीं किया। जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मान रहे हैं लोग। देखो दिल्ली में स्कूल अच्छे हुए, कैसे अच्छे हुए? केवल केजरीवाल के करने से थोड़ी हुए। दिल्ली के 60,000 हमारे टीचर्स ने मिलकर काम किया, प्रिंसिपल्स ने काम किया, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया हम लोगों ने, बच्चों के पेरेंट्स सब इस पूरे इसमें पीटीए, पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम कभी सरकारी स्कूल में होती ही नहीं थी। अब बच्चे पेरेंट्स आते हैं, रिक्शे वाला आता है, मजदूर आता है, उसको टीचर बताती है, वो भी अपने बच्चे में इंटरेस्ट लेने लगा है। नहीं तो बच्चे की पढ़ाई में कौन इंटरेस्ट लेता था गरीबों के परिवार में? तो इतने 16 लाख बच्चों के पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, मिलके दिल्ली को आगे बढ़ाया है, मिलके देश को आगे बढ़ाएंगे। केजरीवाल जी, एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, थोड़ा रैपिड फायर, तो थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगी। रैंक दीज नेम्स बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल विजडम। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। इस देश का आम आदमी, he has the best political wisdom. Rank these people based on their talent and commitment to serve people. Manish Sisodia, Raghav Chadha, Sanjay Singh, Bhagwant Mann. All of them, but more than that again आम आदमी। इनसे भी ज्यादा जो इस देश का आम आदमी है, उसको इस देश में सबसे ज्यादा, सुनो मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, आप सोचने की कोशिश करो। इस देश का जो आम आदमी है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसका है इस देश के अंदर, नेताओं का नहीं है। आम आदमी पार्टी का बेस्ट पार्टनर कौन हो सकता है? राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस, ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी, या कोई नहीं? आम आदमी इस देश का आम आदमी हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। एकला चलो। एकला क्यों? 130 करोड़ लोगों के साथ मिलके चलेंगे। पर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की जरूरत नहीं। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश के नेता और इस देश की पार्टियां हैं। हमें गवर्नेंस को जन आंदोलन बनाना है। इस देश के राष्ट्र निर्माण जो 75 साल हमने खराब किए, तभी हम ठीक कर सकते हैं जब सारा देश एक साथ आए। अरविंद केजरीवाल जी, आपके पुराने छूटे हुए साथियों में से अगर किसी को आप ज्यादा मिस करते हो या वापस चाहते हो, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण? मैं किसी पे भी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो सक्सेसफुल हों। और कौन ऐसे हैं जिनके साथ आप कभी दोबारा नहीं पार्टनर करेंगे? इन्हीं चारों नाम। पार्टनर की क्या, वो अपने काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर 130 करोड़ में वो भी आते हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे। आपको कौन लगता है इनमें से प्रधानमंत्री बनेगा देश का 2024 में? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल? जो जनता तय करेगी, जनता सुप्रीम है, जनता तय करेगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और चॉइसेस दूंगी, चूज बिटवीन दीज टू। अरविंद केजरीवाल एज एन एक्टिविस्ट और अरविंद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन। उस टाइम केजरीवाल को एक्टिविस्ट की देश चाहता था कि मैं एक्टिविस्ट का रोल अदा करूं। आज देश चाहता है कि मैं गवर्नेंस करूं, लोगों के काम करूं, तो मैं अब गवर्नेंस कर रहा हूं। दिल्ली के पंजाब, अरविंद केजरीवाल के लिए? मैंने दोनों, मेरे लिए पूरा देश इंपॉर्टेंट है, दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है, पंजाब भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर राजस्थान कहूंगा तो आप कहेंगे राजस्थान में कौन? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरविंद केजरीवाल।
Arvind Kejriwal would like to remain as an ordinary person आप who would ordinary like तो to आप हैं who नहीं। would like to dedicate his life for the cause of this country। मेरे लिए देश बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद सोचो, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अगर कोई आदमी दिल्ली की झुग्गियों में जा सकता है तो कुछ ना अंदर कुछ आग तो है ना, देश के लिए कुछ तो सुलग रहा है अंदर। अरविंद केजरीवाल हिंदू है कि सेक्युलर है? अरविंद केजरीवाल भारतीय है। रिफॉर्मिस्ट है कि पॉपुलिस्ट है? देश के लिए खड़ा है। रिफॉर्मिस्ट के पॉपुलिस्ट? देश के लिए खड़ा है, देश को जो भी जरूरत है काम कर रहे हैं। अगर आपको रिलीजन और डेवलपमेंट में चूज करना पड़े, चूज किस लिए करना है? धर्म का भी अपना काम होता है, विकास भी जरूरी है। धर्म आदमी को आध्यात्मिक सुख देता है, विकास आदमी को भौतिक सुख देता है। अरविंद केजरीवाल जी अब गुजरात कब पहुंच रहे हैं? 2 तारीख को शायद जा रहे हैं। शुरू थकावट चली गई पिछले चुनाव की? नहीं, कोई थकान नहीं है। तो अब गुजरात की तरफ आपको लगता है कि कोशिश करेंगे, कोशिश जारी है। गुजरात की जनता सुप्रीम है। हिमाचल गुजरात भी की जनता, हिमाचल 6 को है शायद, 6 या 7 तारीख को। तो एजेंडा तय है और जंग जारी है, और क्या कहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आगे क्या जनता तय करती है इस पर जरूर हमसे चर्चा करते रहिएगा। थैंक यू। फ्रैंकली स्पीकिंग पर हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।